सब लोग एक नया पेज लेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे. आई एम स्टार्टिंग विद अ मॉड्यूल 2 टॉपिक. द टॉपिक्स नेम इज अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. वी ऑल्सो कॉल इट एज सिंगल एंट्री. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में श्योर क्वेश्चन. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारा सिंगल एंट्री का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए. श्योर क्वेश्चन आएगा एंड यू विल ऑलवेज गिव द हेडिंग ऑन द रेड लाइन, नॉट ऑन द फर्स्ट लाइन. पहला लाइन बिगाड़ मत देना. जो हेडिंग देना है, टॉपिक का नाम लिखना है. यू विल राइट ऑन द रेड लाइन, लिखोगे सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री, और एक नाम से बुलाते हैं इसको अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सिंगल एंट्री और अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. नाउ लिसन. How many systems of accounting we have? Or I can ask you, which are the two systems of accounting? Single entry and double entry. बराबर. तुमने दो systems of accounting क्या बोला मेरे को? Single entry and double entry. Actually single entry कोई system of accounting है ही नहीं. ये तो faulty method है. जिसको accounts नहीं आता है वो कोई भी ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट या तो दे पाता है या नहीं दे पाता है. जिसको अकाउंट्स नहीं आता ना, वो ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट कैसे देता है? कुछ ट्रांजैक्शंस के वो सिंगल इफेक्ट देता है. 100 रुपीज़ डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट लिखना भूल गया क्या मालूम ही नहीं, क्रेडिट भी लिखा जाता है. कुछ ट्रांजैक्शंस का वो सिंगल इफेक्ट दे देता है, क्रेडिट में लिख देता है, डेबिट में नहीं लिखता है. और कुछ ट्रांजैक्शंस गलती से डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखे जाते हैं. गलती से उसने कोई अकाउंटिंग सीख के नहीं लिखा. तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है वो फॉल्टी मेथड फॉलो करता है. उसको अकाउंट्स आता ही नहीं, उसी को तो सिंगल एंट्री बोलते हैं. तो बताओ ऐसे केस में तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टैली होगी. डेबिट साइड में 150, क्रेडिट साइड में 75. अगर तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी तो तुम फाइनल अकाउंट्स बना पाओगे? फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाओगे, नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे. तो सिंगल एंट्री कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ही नहीं. क्या है ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में अपने को मालूम है एवरी डेबिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा. अगर 100 रुपीज़ डेबिट लिखा है तो 100 रुपीज़ क्रेडिट में आना चाहिए. अगर क्रेडिट में मैंने 25 लिखा है तो डेबिट में 25 रुपीज़ आना चाहिए. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वन अकाउंट और सेवरल अकाउंट्स, बट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. तो देख लो, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया. और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया इसका मतलब है फाइनल अकाउंट भी बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा, नेट प्रॉफिट भी आएगा, फाइनल अकाउंट्स भी बनेगा, योर बैलेंस शीट विल टैली. तो ये कौन फॉलो करता है? सबसे पहले ये कौन फॉलो करता है? ये फॉलो करते हैं वो लोग जिनको अकाउंट्स नहीं आता है. जिनको अकाउंट्स नहीं आता है. अभी क्या है ना, यहाँ पे बिल्डिंग से नीचे उतरोगे तो एक पान वाला है, एक डोसे वाला है. तो जब भी तुमने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, तुमने एक डोसे का ऑर्डर प्लेस किया तो तुमको एक वो थोड़ी आया तुरंत, एक वाउचर थोड़ी आ गया, डेटर्स टू सेल्स. फिर जब तुम पैसा दोगे तो कैश टू डेटर्स. उधर कोई बैठा है क्या एंट्री पास करने के लिए? उनको कोई अकाउंट्स नहीं. जैसे ही ऑर्डर बुक हुआ तो डेटर्स टू सेल्स एंट्री नहीं पास की उन्होंने. जब पैसा दिया तो उन्होंने कैश टू डेटर नहीं लिखा. हैव यू अंडरस्टूड? अभी इसमें क्या है ना, वो लोग क्या करते हैं, सिंपल है, सुबह सुबह मटेरियल परचेज करते हैं और शाम को कैश कलेक्ट होने के बाद दिन में उनका कितना खर्चा हुआ, मटेरियल जितना भी वो लोग सामान लेके आए, ड्यूरिंग द डे उनके जो जो एक्सपेंसेस हो गए वो, और एंड ऑफ द डे में उनके कैश में कितना, कैश बॉक्स में कितना कैश पड़ा है, वो खाली मैच करते हैं.
कि अपना मटेरियल परचेज करने में कितना लग गया था, 1000 रुपया लग गया, और शाम को कैश बॉक्स में 1500 रुपया, तो 500 रुपया प्रॉफिट। वो कोई ऐसे अकाउंटिंग नहीं करते, दे डोंट प्रिपेयर एनी अकाउंट। तो एक पान वाला है, पान वाला कभी कोई अकाउंटिंग नहीं करता, उसको ये मालूम है इतने का मटेरियल लाया, ये शाम को अपना कलेक्शन है, डिफरेंस इज द प्रॉफिट और लॉस। सो जो छोटे बिजनेसमैन है ना, इनको मालूम है कि इनका काम बिना अकाउंट्स के चल सकता है, इनको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं, बिना अकाउंट्स के इनका काम चल सकता है। इनको क्या, खाली इनकम और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स चेक करना है। लेकिन तुम बोलोगे सर विच आर द 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, पहले वो बता दो, क्योंकि आपने सिंगल एंट्री तो कैंसिल कर दिया। 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, कैश सिस्टम एंड एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम को और एक नाम से बुलाया जाता है मर्केंटाइल सिस्टम। सो 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री नहीं होता है, डबल एंट्री में ही 2 सिस्टम होते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम के, डबल एंट्री, अरे अकाउंट्स का मतलब होता है डबल इफेक्ट। तो अकाउंट्स ये है, प्रॉपर अकाउंटिंग ये है, इसमें 2 मेथड होता है, कैश सिस्टम, एक्रूअल एंड मर्केंटाइल सिस्टम। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो कैश सिस्टम फॉलो करते हैं, और बाकी पूरी दुनिया, ऑल बिजनेसमैन, दे फॉलो एक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम। कमिंग बैक टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। सो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? जिसको प्रॉपर अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं, जिसको जरूरत ही नहीं, उसका बिजनेस बिना अकाउंट्स के चलता है। सपोज तुमने थोड़ा बिजनेस अच्छा कर लिया, लेकिन तुमको मालूम है एंड ऑफ द ईयर में अगर अपने को आईटी रिटर्न्स भरना भी है, तो हम लोग हमारे सीए के पास जाएंगे और सीए को हमारा बैंक स्टेटमेंट देंगे और वो बना के दे देगा, वो हमारा रिटर्न्स फाइल कर देगा, बस हो गया। सो हमको क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट उसको ले जाके देने का, हमको डे टू डे अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। सो वो लोग सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है और कुछ सीए अपने आप से बना के दे देते हैं। अब क्या है, धीरे धीरे करके ऐसा बिजनेसमैन जिसको अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। आई रिमेंबर माई ऑडिट डेज व्हेन आई वाज आर्टिकल स्टूडेंट, और मैं ऑडिट पे गया था, मेरा फर्स्ट ऑडिट था, एंड मेरे को फर्स्ट ऑडिट पे भेजा गया था कालबा देवी। कालबा देवी में ना पूरा क्लॉथ मार्केट है, कपड़ा बाजार है, और वहाँ पे मेरे को जहाँ पे भेजा गया था उसका पैकिंग का बिजनेस था। पैकिंग का बिजनेस तुम देखो, जहाँ पे फैब्रिक बिकते हैं ना, दुकानों में फैब्रिक बिकते हैं ना, तो जहाँ से हम कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा खरीद के बनाते हैं ना, शर्ट, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सब बनाते हैं, तो वो जो फैब्रिक होता है ना, वो ऐसा एक स्टिक पे रोल किया होता है। तुम देखो एक स्टिक पे रोल किया रहता है और तुमको कितना मीटर कपड़ा चाहिए निकालेगा, कट करके दे देगा। तो ये जो बिजनेसमैन था ना, इसका काम था पैकिंग का। ये स्टिक पे फैब्रिक रोल करके प्लास्टिक में पैक करके देने का काम था इसका। वहाँ पे क्या है ना, कालबा देवी में सारे क्लॉथ मर्चेंट्स अपना फैब्रिक खुद ही पैक करते थे, लेकिन ये इनोवेटिव आइडिया का था। ये बोलता है कि अगर मैं पैकिंग का बिजनेस चालू करूँ तो सब लोग आउटसोर्स कर देंगे मेरे को, क्योंकि सबके लिए पैकिंग इज अ हेडेक, तो सब मेरे को दे देंगे और मैं पैकिंग करके उसका अच्छा सा चार्जेस लूँगा। तो इसने क्या किया, पैकिंग का बिजनेस चालू किया। तो पैकिंग का बिजनेस शुरू में कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, और धीरे धीरे करके सबको लगा अरे पैकिंग का काम तो आफत का काम है, इसको दे दो, और ऑलमोस्ट पूरे मार्केट का काम उसके पास आ गया। तभी उस टाइम पे ना 60 लाख के ऊपर टर्नओवर हो जाएगा ना तुम्हारा टर्नओवर। जब मैं ऑडिट करता था 90s में, जब मैं आर्टिकल स्टूडेंट था, तो 60 लाख अगर टर्नओवर एक्सीड हो गया ना, योर टर्नओवर एक्सीड 60 लाख ईयरली टर्नओवर, तो तुमको ऑडिट करवाना पड़ता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का मतलब है यू हैव टू चेक, गेट इट चेक्ड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए एंड इट शुड बी चेक्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो चेक्ड ऑडिटेड। चेक का मतलब होता है अकाउंटेंट बुक्स लिखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आके वो लिखे हुए बुक्स को चेक करेगा, चेकिंग को बोलते हैं ऑडिटिंग, और चेक करने के बाद में उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होएगा। उसके लिए ये लिमिट कितनी थी तभी? 60 लाख। आज तो लिमिट सीआर के ऊपर चले गई, बट तभी ये लिमिट थी 60 लाख। तो इसने तो छोटा सा बिजनेस चालू किया था और देखते देखते पूरे मार्केट का काम आ गया इसके पास। इसकी लिमिट 60 लाख क्रॉस कर गई। अब 60 लाख क्रॉस कर गई तो अब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना है तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने भी तो चाहिए। इसने तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रखे थे, फिर भी कुछ था उसके पास, कुछ इन्फॉर्मेशन था। एंड माय आर्टिकल बॉस ही गॉट दिस ऑडिट, उनके पास ये ऑडिट है और मेरे को भेजा गया। इट वाज माय फर्स्ट ऑडिट। तो मैं वहाँ जाके मैंने पूछा कि लाओ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या दे दो।
तो उसने मेरे को एक कैश बुक दिया कि बोला आप कैश बुक से चालू करो, यू स्टार्ट चेकिंग कैश बुक। ठीक है, मैंने कैश बुक शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो जो गलती होनी चाहिए ना, जो जो कोई गलती कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसने सारी गलतियाँ कर रखी थी। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में गलती जो कर सकता है ना, सारी गलतियाँ की थी। ऐसी भी गलती की थी, पहले दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले दिन यहाँ पे आता है ना, तो उसने अगले दिन इधर ही लिख दिया है। समझा क्या? कहीं पे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं। अगर मैं कैश बुक चेक कर रहा हूँ ना, तो कैश बुक में पैसा किधर से आया, या सपोज खर्चा किया, यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस पे किया है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, प्यून कहीं पे गया था और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का 100 रुपया लगा, तो ये जो 100 रुपीज़ लगा ना, तो इसका वाउचर होना चाहिए। या तो बस से गया था तो बस टिकट चाहिए, ट्रेन से गया था तो ट्रेन की टिकट चाहिए, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑडिटर ये मान नहीं लेता, तुमने लिख दिया कि एक्सपेंसेस हो गया, बोला हो गया ठीक है, नहीं नहीं, देखो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अगर वो टैक्सी से गया है तो कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, प्लस एक अप्रूवल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका साइन होना चाहिए कि यस इट इज करेक्ट। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं तो लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स निकाल रहा था, और लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स निकाल के जो ओनर जैसे आता था उसको बताता था ये सब गलतियां कर रखी है। और वहाँ पे एक आदमी था जिसको उसने मेरे को फर्स्ट डे पे इंट्रोड्यूस कराया, तो ओनर ने बोले ये हमारा मुनीम जी है। मुनीम जी मीन्स अकाउंटेंट। और जैसे ही मिस्टेक मिले ये ओनर उस पर चिल्लाता था जोर से, यूज्ड टू शाउट, और मेरे को भी मजा आता था। फर्स्ट ऑडिट था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मॉनिटर बन गया मैं क्लास का, कि मैं इसकी गलतियां निकाल रहा हूँ, इसको बताओ तो ये इसको चिल्लाता है। मतलब मेरे लिए तो गेम हो गया था। एक दिन उनका फ्राइडे ऑफ रखते थे और संडे से उनका चालू रहता था। फ्राइडे ऑफ रखा था और संडे को उनका ऑफिस खुला था, तो मैं संडे जल्दी पहुंच गया। तो दिस मुनीम जी ही केम टू मी, पहले मेरे को चाय पिलाया, फिर मैं बोला और मुनीम जी कैसे हो? बोला पहले तो मेरा नाम मुनीम जी नहीं है। तो बोला ये लोग तो मुनीम जी बोलते हैं। बोला ऐसे ही बोलते हैं। बोला एक्चुअली आपका प्रोफाइल क्या है? बोलता मैं इधर आया था ना मार्केटिंग का काम करने के लिए, मेरे को कोई अकाउंट्स नहीं आता है। मैं यहाँ पे आया था, मैंने बोला था कुछ काम है, मार्केटिंग में अच्छे करता हूँ, सो आई कैन ब्रिंग मोर बिजनेस टू यू। और ये जो बिजनेस लाया हूँ मैं ही लाया हूँ, सब जगह पे जा जाके जो पूरे मार्केट का इनको पैकिंग का काम मिला है ना, वो मैं ही लेके आया हूँ, सब जगह पे मैं ही मिलने गया था। तो इन्होंने मेरे को क्या बोला कि खाली मार्केटिंग नहीं, थोड़ा अकाउंट्स भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट डे पे बोल दिया था मेरे को अकाउंट्स नहीं आता है। तो बोले मैं सिखाऊंगा, और आज तक मेरे को कुछ नहीं सिखाया। जो मिल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, वो भी मेरी मेहरबानी है, मेरे वजह से मिल रहा है। सो यू डोंट फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड एवरी टाइम यू टेल हिम एंड ही शाउट्स एट मी। ही हैज नो राइट टू शाउट एट मी। इनफैक्ट यहाँ पे सुबह आके ऑफिस खोलने का भी काम मेरा ही है, ऑफिस खोलने के बाद में इधर झाड़ू मारने का भी काम मेरा। मतलब मैं ऑफिस बॉय भी हूँ, मैं स्वीपर भी हूँ। अब आप जब जब चाय मंगाते हो तो कोई दिखता है कि इधर मैं ही लाता हूँ चाय भी, तो वो काम भी मैं ही करता हूँ। और थोड़े से बचे हुए टाइम में मैं अकाउंट्स भी लिख देता हूँ। तो कुल मिला के कोई ऐसा अकाउंटेंट ऐसा नहीं होता कि बचे कुछ टाइम में, अकाउंटेंट होता है फुल टाइम अकाउंट। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो यहाँ पे टाइम खराब करके मतलब नहीं है। आई इमीडिएटली कॉल्ड माई ऑफिस, मेरे बॉस से बात की, ये कोई डेटा वेटा नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं। अब इनका पहला अकाउंट्स तो बना लेते हैं हम लोग, और अगले साल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो हमने उनकी पहली बुक्स कैसे बनाई। अच्छा, मीनवाइल दिस ओनर 2 दिन में हमारे ऑफिस पहुंच गया और बोला बताओ प्रॉफिट कितना है मेरा। जैसे तो बहुत डेटा मेंटेन करके रखा है। बोला काम तो चालू कर दिया होगा, प्रॉफिट बताओ कितना कमा लिया मैंने। तो माय बॉस ही हैड 2 थिंग्स टू से, ही हैड 2 ऑप्शंस। नंबर 1 तेरी इनकम बोल, वो बोलता था नहीं मालूम। सारे एक्सपेंसेस बोल, वो बोलता था नहीं मालूम। तो तीसरा स्टेटमेंट अपना आता था, नेट प्रॉफिट नहीं मालूम। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस तो चाहिए ना नेट प्रॉफिट के लिए। तुम नेट प्रॉफिट पूछ रहे हो तो अपने को तो मालूम है। अच्छा, अपने को मालूम है नेट प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए, इनकम एक्सपेंस बराबर, इनकम माइनस एक्सपेंस इज नेट प्रॉफिट। तुम्हारे इनकम का ठिकाना नहीं है, एक्सपेंस का ठिकाना नहीं है, बुक्स का ठिकाना नहीं है, तो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो अगर अपन बोल देते थे मालूम नहीं है, तो क्या वो अपना क्लाइंट है, वो उठ के चला जाता था। और वो नहीं जा रहा है, एक्चुअली 20,000 रुपये जा रहा है, उसको फीस बोल रखी थी 20,000।
तो अभी हम लोग उसका प्रॉफिट तो निकालेंगे, लेकिन अलग तरीके से उनको पहले तो ये रियलाइज़ करा दिया कि आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है तो सीधे तरीके से नेट प्रॉफिट नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक और दूसरे तरीके से आपका नेट प्रॉफिट निकाल के देते हैं। उसका नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने उससे इंफॉर्मेशन मांगनी चालू की कि जाने दो, तुम्हारा अकाउंट्स का बुक्स तो क्या चेक करे, कोई डेटा है ही नहीं, अब तुम्हारा नेट प्रॉफिट अलग तरीके से निकालेंगे। मीनवाइल वो एक स्टेटमेंट दे चुका था कि बोला, मेरे को किसी ने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, और अपने को चढ़ा के चला गया कि मैंने तो ऐसा सुना है कि 1-1, एक जन ने मेरे को पूछा 1-1 क्या होता है, तो एक आदमी बोलता है 11 होता है, एक बोलता है 2 होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है तेरे को क्या चाहिए वो बना के दूंगा। 1+1 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तेरे को जो चाहिए वो बना के मिलेगा। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये कैपेसिटी है, तो अपने को चढ़ाने का भी काम कर चुका, तो अभी मना करने का सवाल ही नहीं होता। सो हमने उसका नेट प्रॉफिट कैसे निकाला? हमने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको पूछा व्हाट एसेट्स यू हैव, डू यू हैव प्रीमाइजेस, तो तुम्हारा जो ऑफिस का प्रीमाइजेस है वो तुम्हारा खुद का? बोला मेरा ही है। तो ठीक है, हमने प्रीमाइजेस ले लिया, उसका एग्रीमेंट की कॉपी मंगाई जब भी उसने परचेज किया था, और आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज की वैल्यू फाइनल कर दी। फिर उसके बाद में पूछा कि तुम्हारे पास कोई व्हीकल है क्या, तो बोलते हैं मेरे पास स्कूटर है। तो ये स्कूटर का बिल था परचेज पे, वो मंगाया और परचेज डेट से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और डेप्रिसिएशन चार्ज करके आज की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने पूछा 31 मार्च 24 को ये सब बात चल रही है कि तुम्हारे पास 31 मार्च के दिन, आज के दिन कुछ स्टॉक पड़ा होगा, तो बोला हाँ स्टॉक का डिटेल्स है। उसने अपने पॉकेट से एक डिटेल्स निकाल के दे दिया, बोला ये इतने वैल्यू का स्टॉक पड़ा है मेरे पास। स्टॉक का मतलब क्या है? वो स्टिक रखता था, वो फैब्रिक के लिए क्या बोलते हैं ना, कवरिंग के लिए प्लास्टिक रखता था, यही उसका स्टॉक था। फिर उसको मैंने पूछा कितने सारे कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, तो ये तो डिटेल नहीं रखेगा तो बिजनेस ही कैसे करेगा, तो ये तो उसके पास कस्टमर की लिस्ट है कितने लोगों से लेने का। फिर मैंने पूछा एनी टाइम पॉकेट में कितना रुपया रखते हो, बोला कैश 500 रुपया रहता है एनी टाइम। तो अपना बैलेंस शीट तो एज ऑन बनता है ना, तो बोला आज भी 500 है, कल भी 500 ही रहेगा, एंड ऑफ द डे हमेशा 500 रुपया रहता है। तो 500 रुपीज़ कैश लिख दिया और उसका बैंक स्टेटमेंट मंगा लिया, उससे मिल गया बैंक बैलेंस। फिर पूछा कोई लोन वोन चल रहा है क्या, तो बोले लोन तो नहीं चल रहा, लेकिन एक बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, एक बैंक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है। और फिर मैंने क्रेडिटर्स की भी डिटेल पूछ ली कि जो सप्लायर से ये स्टिक वगैरह खरीदते हो तो उनको पेमेंट करना होगा ना, तो क्रेडिटर्स की भी उसने डिटेल्स दे दी। और लेबर्स को जो पेमेंट करते हो आउटस्टैंडिंग, कौन से डेट को करते हो, वो बोलता है मैं 9 तारीख को करता हूँ, तो अभी जो मार्च महीने का पेमेंट है ना वो अप्रैल 9 को होगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है। इन शॉर्ट मेरे को 31 मार्च 2024 का उसका एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का मैंने डिटेल्स ले लिया उससे, और मैंने एसेट्स देखा तो अलग अलग एसेट्स का नाम नहीं लिख के सिंगल एसेट्स का नाम लिखता हूँ। टोटल 10 लाख रुपए के एसेट्स थे उसके पास। और मैंने लाइबिलिटीज चेक की, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो लाइबिलिटीज वाज ऑफ 3 lakhs, लाइबिलिटीज था 3 lakhs का। आज अगर इसकी बैलेंस शीट में क्लोज करूं तो 10 lakhs is the total of asset side minus 3 lakhs, what balance we have? 7 lakhs, and this 7 lakhs is nothing but capital, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो मैंने कैपिटल बैलेंसिंग निकाल लिया। अब मैं सेम मेरे पास अब एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल तो आई गई थी ना, तो वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का ही मैं वैल्यू 1 साल पहले का वर्कआउट कर रहा हूँ। और 1 साल पहले वर्कआउट किया तो एसेट्स तो मोर और लेस 10 लाख रुपए के ही थे, लेकिन जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज वॉज ऑफ 5 lakhs। 31 मार्च 23 के भी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज मैंने उससे इंफॉर्मेशन गेन की ना, वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की 1 साल पहले की भी मैंने वैल्यू निकाल ली। बोलो यहाँ पे डिफरेंस क्या बच जाता है? 5 lakhs। ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। दिस डिफरेंस इज कैपिटल।
बोलो ये जो कैपिटल है ये कौन से डेट का है? 1 अप्रैल 23। और ये जो कैपिटल है ये कौन से डेट का है? ये कैपिटल कौन से डेट का है? 31 मार्च 24। कैन आई कॉल दिस एज ओपनिंग कैपिटल? हाउ मच इज माई ओपनिंग कैपिटल एंड हाउ मच इज माई क्लोजिंग कैपिटल? 7 lakhs। कैपिटल कितना बढ़ गया? 2 lakhs से कैपिटल बढ़ गया। हैव यू गॉट इट? सो 2 lakhs से कैपिटल बढ़ने का सिंपल रीजन है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हैव यू गॉट इट? पिंकल सर को फोन करो ना, उनका कॉल आ रहा। सो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आउटर कॉलम मिल जाता है ना। बताओ कितना प्रॉफिट कमाया? 2 lakhs का प्रॉफिट कमाया। हैव यू अंडरस्टूड? ये 2 lakhs का मैंने जो प्रॉफिट निकाला, ये 2 lakhs का प्रॉफिट कैसे निकाला? इनकम माइनस एक्सपेंसेस से निकाला क्या? मैंने कैसे निकाला? बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। बाय फॉलोइंग व्हाट? मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल निकाल लिया। मैंने पिछले साल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल निकाला। ये कितना है अपने को? 5 lakhs। और एंड ऑफ द ईयर में वापस से एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल निकाला। ये कितना आ गया? 7 lakhs। अपने को पता चल गया इसके साथ 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। सो जैसे उसको बताया ना वो खुश हो गया। खुश होके बोलते हैं अभी मेरे को बताओ, आज अगर एक P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें मेरा नेट प्रॉफिट आपने कितना निकाल के दे दिया? 2 lakhs। अब इनकम और एक्सपेंस भी बता दो, ये कितना है, ये कितना है। वो पॉसिबल नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो अगले साल से पॉसिबल होगा। अब ये साल हमने तुम्हारी बैलेंस शीट बना ली ना, और हम तुम्हारा रिटर्न्स फाइल करेंगे ना, तभी लिख के देंगे कि दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट एंड डेटा हैज नॉट बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली and current year's balance sheet is estimated balance sheet. Current year's balance sheet and P&L is estimated। कि तुम कोई स्क्रूटनी मत लेके आना, एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन ये एस्टिमेटेड फिगर्स। अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए ना सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के कैपिटल के, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रॉपर अकाउंटिंग डेटा मेंटेन होगा। सो फर्स्ट ईयर का है वो एस्टिमेटेड है, और लेट दिस पर्सन फाइल हिज फर्स्ट रिटर्न्स। आगे इनकम टैक्स को इनकम टैक्स भी मिलेगा, सब मिलेगा। सो वो हम लोग हमारे डिस्क्लोजर में लिख देंगे, ताकि कल को कोई स्क्रूटनी आए ना तो हम लोग परेशान नहीं हो, हमारा क्लाइंट परेशान नहीं हो, कि जो अवेलेबल डेटा था उससे हमने अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स जो भी अवेलेबल था उससे हमने उसका नेट प्रॉफिट वर्कआउट कर लिया और रिटर्न फाइल कर दिया। सो दिस इज विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग? आई सेड सिंगल एंट्री। अगले साल से डबल एंट्री सिस्टम पे जाएंगे हम लोग, प्रॉपर अकाउंट्स इसका मेंटेन कर लेंगे। अच्छा, और एक सिंगल एंट्री फॉलो करने का रीज़न है, ये तो कौन सा क्लाइंट था जिसने पहले कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया था, बराबर ना? ये तो इसका था, हमने पहली बैलेंस शीट बना ली। अब एक और क्लाइंट था, आई रिमेंबर, मैं वर्ली गया था, सनज्वेल इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी थी। वहाँ पे गया तो इट वॉज अ क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है लेकिन उनके शेयर्स है ना शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते। जो कंपनीज के पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड नहीं होते ना, उनको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी और वहाँ पे गया तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। मैं बोला ये कौन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो सेपरेट अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है और था उनका। तो मैंने पूछा तो क्यों अकाउंट्स मेंटेन नहीं है? वो बोलते हैं कि हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी बनाते थे, हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं। तो इमिटेशन ज्वेलरी अंडरस्टैंड, जिसमें 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड होता है, एकदम गोल्ड जैसी ज्वेलरी दिखती है। बात करो उनसे। बात किया सर, डायरेक्ट की। हाँ, तो फिर मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं? बोलो यार, लेक्चर में मैं बाद में बात करूँ। हाँ, 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड से जो ज्वेलरी बनती है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड से जो ज्वेलरी बनती है वैसी ज्वेलरी बनाते थे। देवर पाइनियर्स इन दैट। अभी तो इमिटेशन ज्वेलरी हर जगह पे बनती है, गली नुक्कड़ में कहीं पे भी बन जाती है।
पहले उन्होंने ही शुरू किया था, देवर पायनियर्स इन दैट। और इनफैक्ट इतना बड़ा बिजनेस था उनका, उन्होंने लारा दत्ता को मॉडल रखा था। लारा दत्ता वॉज नॉट इवन मिस इंडिया एट दैट टाइम। बाद में तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दोनों में से कोई एक कॉन्टेस्ट जीता था, बट दैट टाइम शी वॉज नॉट इवन मिस इंडिया। बट इन्होंने मॉडल्स भी रखे थे, मतलब ये लेवल पे काम कर रहे थे। और इमिटेशन ज्वेलरी पे पहले एक्साइज टैक्स नहीं था, और बाद में अचानक से एक्साइज टैक्स आ गया कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज टैक्स लगता है। तो यहाँ पे इस पे एक्साइज टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, और एक्साइज टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने ना एक्साइज डिपार्टमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग डेटा नहीं रखा, तो इन पे एक्साइज की रेड पड़ गई। अब एक्साइज की रेट पड़ गई ना, तो उन लोगों ने अब सारे अकाउंट्स के बुक्स उठा के ले गए, और उनके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी उठा के ले गए। अब इनके पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। तो मैंने बोला रिकॉर्ड्स नहीं है तो जाके लेके आओ उधर एक्साइज डिपार्टमेंट से कि अभी फाइनलाइजेशन का काम चालू है, हमको हमारे बुक्स चाहिए। बोला जब भी जाते हैं ना उधर पैसा मांगते हो लोग। और जब भी मैं ऑडिट करने गया था तो बोलते अभी जाएंगे ना, अभी एक काम करो, ये साल का तो कैसे भी अकाउंट्स कर दो, अगले साल देखते। जब भी जाते हमारा कम से कम 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो जाए, हमको बुक्स भी नहीं मिलती है, एंड दे टेक मनी फ्रॉम अस, सो वी हैव स्टॉप गोइंग देयर। तो यहां पे इतनी बड़ी कंपनी का भी अकाउंटिंग क्या मिला मेरे को, सिंगल एंट्री। मेरे को लगा मेरे नसीब में सारे स्टार्ट के ऑडिट सिंगल एंट्री के ही है क्या, कोई प्रॉपर अकाउंट्स मिल रहा ही नहीं है मेरे को। तो इनका भी सारा रिकॉर्ड्स नहीं था, तो कुछ रिकॉर्ड्स था कुछ नहीं था, हमने सबको मिला के एक प्रॉपर बैलेंस शीट उनकी भी बना के दी। सो जरूरी नहीं है सिंगल एंट्री खाली वही मेंटेन करेगा जिसको अकाउंट्स नहीं आता या जिसको जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है, यहाँ पे तो एक्साइज डिपार्टमेंट सब उठा के ले गया बुक्स। कभी कभी ऐसा होता है आग लग गई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सब बुक्स सब अकाउंट्स जल गई, फाइल्स, परचेज फाइल, सेल्स फाइल, सब कुछ जल गया, कंप्यूटर भी था, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब तो क्लाउड मेमोरी होती है, पहले क्लाउड मेमोरी नहीं होती थी, पहले फ्लॉपीज होते थे, डिस्क होते थे, तो वो जल गए तो गया सब कुछ। अब तो क्लाउड मेमोरी है, जल जाए तो ठीक है, अपने मोबाइल में भी अपने को डेटा एक्सेस होता है, कंप्लीट अपना डेटा अपने मोबाइल में भी रहता है। सो अभी पहले ऐसा काम नहीं था। तो ऐसे कंपनीज में भी जहाँ पे आग लगने से डेटा चला गया और फिर वो आगे सिंगल पे सम इंफॉर्मेशन दे हैव, सम इंफॉर्मेशन दे डोंट हैव। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है सिंगल एंट्री, और आगे क्या लिखा है मैंने, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तुम फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हो, तुम नेट प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अभी वो लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस देखना पड़ेगा। देखो अगले लाइन पे सबने टॉपिक का नाम लिखा है ना, ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट लाइन राइट लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अब लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस क्या है, एक तो रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट, रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट। जैसे मैंने पहले वो पैकिंग वाले का एग्जांपल दिया ना, कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं उनके पास, कुछ भी पूछो तो बोलते मालूम नहीं। एंड दूसरा है रिकॉर्ड्स आर रीजनेबली कंप्लीट, कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ ही नहीं है, रिकॉर्ड्स आर रीजनेबली कंप्लीट। Records are highly incomplete and records are reasonably complete. अब records are highly incomplete है ना, ये केस में to find net profit, in this case to find net profit, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच फॉलो करते हैं। कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच,
मैं बिगनिंग ऑफ द ईयर के कैपिटल को एंड ऑफ द ईयर के कैपिटल से मैच करता हूं, और कैपिटल अगर करंट ईयर का ज्यादा है तो बोलते हैं नेट प्रॉफिट, कम है तो नेट लॉस। और कैपिटल मिलता कैसे है, हम दो बैलेंस शीट बनाते हैं। बिगनिंग ऑफ द ईयर एक बैलेंस शीट बनती है, एंड ऑफ द ईयर एक बैलेंस शीट बनती है, और एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मिलता है कैपिटल। हैव यू गॉट इट? एंड दिस मेथड इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये मेथड को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये तुमने FIJC में तुम्हारे सिलेबस में था। सो मेथड कुछ नहीं, डिपेंडिंग ऑन इंफॉर्मेशंस अ बिजनेसमैन हैज टू प्रिपेयर हिज अकाउंट्स। अगर रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट है तो फिर नेट प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंसेस से हो ही नहीं सकता है ना। नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल निकालेंगे, नेट कैपिटल नेट फिगर वही हो गया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर में अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करेंगे, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल, और वो कैपिटल को कंपेयर करके हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जहाँ पे रिकॉर्ड्स रीजनेबली कंप्लीट होते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ इंफॉर्मेशंस नहीं भी होती है, तो यहाँ पे टू फाइंड नेट प्रॉफिट, to find net profit, here we follow final accounts approach. हाँ, फाइनल अकाउंट्स अप्रोच का मतलब है हम लोग ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स रीजनेबली कंप्लीट है। यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स अप्रोच फॉलो करेंगे, और ये मेथड को बोला जाता है we call this method as which method? Conversion method. तो चलो पहले हम लोग है ना, रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट, हम लोग पहले रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट वाला केस देखेंगे। रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट के मैं तुमको है ना 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू करूंगा। पहले 3 एग्जाम्पल से तुम टॉपिक सीख जाओगे। आई विल गिव 3 इलस्ट्रेशंस, एक लाइन छोड़ के लिखोगे। Illustration number 1. Leave a line and write illustration number 1. From the following particulars, find out profit earned by Milkha Singh during the year ended during the year ended 31st March 2024. So from the following particulars कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को। अभी मिल्खा सिंह एथलीट है, इसको नहीं आता अकाउंट्स नहीं आता ना, तो इसने इंफॉर्मेशन हमने जो इससे गेन किए ना, क्या क्या गेन किए देखो। लिखो, नेक्स्ट टाइम क्लोज करो और लिखो पर्टिकुलर्स, राइट ऑन पर्टिकुलर्स, एंड below this write stock, debtors, furniture, building,
कैश बैंक एंड क्रेडिटर्स, कैश बैंक एंड क्रेडिटर्स। जो मैं काम देता हूँ ना, प्लीज वो टाइम टू टाइम करते जाओ, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट ऑन प्रॉपर टाइम, टाइम इज लॉस्ट फॉर एवर। वो वापस से कभी नहीं आएगा। यू लॉस्ट द टाइम फॉर एवर। One of my student, I'll tell you, she scored 295 in foundation. Out of 400, 295 is excellent marks. कम नहीं है, मतलब nearing 300. But in inter failed in both the groups. Not cleared a single group. The reason I am telling you, during inter exams for 40 days, कोई रिलेटिव की शादी थी, वहां पे डाला 40 डेज। घर में शादी हो, खुद की भी हो तो समझे, 40 डेज रिलेटिव के शादी में चला गया। एक दिन का जो काम होता है ना, कम से कम 10 घंटे का काम होता था। डेली 10 आवर्स का लेक्चर स्टडीज का काम मेरा चलता था। तो 40 इंटू 10 कितना हो गया? वो हम बाद में आके कर लेंगे, ज्यादा बैठ के कर लेंगे। तो ज्यादा बैठ के कितना कर लोगे? ये जो गया वो गया, ये तो वापस आ ही नहीं सकता है। ऐसा थोड़ी है टाइम को खींच के लेके आ जाएंगे और फिर कर लेंगे। वो गया तो गया, वो वापस नहीं आ सकता। तुम कितना भी एक्स्ट्रा बैठो, लिमिट होता है पढ़ाई करने का। उसके बाद में इट्स ह्यूमन बॉडी जवाब दे देता है, थक जाते हैं, सोना भी पड़ता है। और उसका रिजल्ट यही हुआ कि फेल्ड इन बोथ द ग्रुप्स। और इंटर में एक बार फेल होते हैं तो एक विशियस सर्कल होता है पासिंग फेलिंग का, फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक इंटर में तीन एग्जाम्स हो गए, अभी रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद देखेंगे 3 के बाद बाहर निकले या 4th और लगने वाला। सो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन में 300 टच करते हैं, 10th स्टैंडर्ड 96%, 12th स्टैंडर्ड 90.88%, 295 आउट ऑफ 400 इन फाउंडेशन। 3 अटेम्प्ट तो हो गए इंटर के। तो जो टाइम चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज यू आर नॉट फूलिंग मी, इनफैक्ट यू आर फूलिंग योर सेल्फ। लिखो, पहले वाले में लिखोगे 1 अप्रैल 2023 और यहां पे लिखोगे 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 लिखा। वैल्यूज लिखते चलो। 8,500, बिलो दैट 10,500, 5,000, 12,000, then comes 500, debit 1,000 and 3,800. Here it is 10,200, 15,000, 5,000, 12,000, 500 and here credit 1,500, 4,900। तो तुमको जो इंफॉर्मेशन दी उसमें एक भी इनकम एक्सपेंसेस है क्या? ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो क्या आइडेंटिफाई करोगे? हाईली इनकम्प्लीट और रीजनेबली कंप्लीट। हाईली इनकम्प्लीट में तो एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होती है, इनकम एक्सपेंस तो दे ही नहीं पाता है। पूछते इनकम क्या है, बोले मालूम नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। एक्सपेंस क्या, बोले थोड़ा बहुत मिल जाएगा जो बैंक स्टेटमेंट में, बाकी मालूम नहीं।
तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तुम बोलोगे सर कोई एसेट मिस हो गया तो, अभी हम लोग पूछ रहे तो कोई अगर वो बता नहीं पाया, उसको भी याद नहीं, हमने भी नहीं पूछा, कोई पर्टिकुलर एसेट मिस हो गया तो हो गया। मैंने क्या बोला, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, अगले साल से प्रॉपर काम चालू होगा, ये साल एक रिटर्न तो फाइल करो, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे एटलीस्ट एक बुक्स तो बनाओ पहले। सो कुछ भूल गए तो प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा हो सकता है, तो ये एक्चुअल अमाउंट तो है ही नहीं है, सारा एस्टिमेशन ही। नीचे लिखो, मिल्खा सिंह ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर Milkha Singh's drawings during the year amounted to rupees 5,000. He wants to charge He wants to charge 5% depreciation He wants to charge 5% depreciation on building and 10% depreciation on furniture. depreciation on furniture. RDD of 10% is required on debtors. RDD of 10% is required on debtors. Done. चलो ये इंफॉर्मेशन मिल गई अपने को, RDD of 10% रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स, फुल स्टॉप। इससे अपने को मिल्खा सिंह का प्रॉफिट फाइंड करना है। मैं दो बैलेंस शीट बनाऊंगा, एक बैलेंस शीट में बनाऊंगा 1 अप्रैल 2023 को, और दूसरी बैलेंस शीट आई विल प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 24। सो ये दो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, और ये दो बैलेंस शीट बना के कैपिटल मिलेगा, वो कैपिटल को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन से हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। चलो लिखना चालू करो, एक लाइन छोड़ के इधर ही शुरू कर दो, राइट डाउन। इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे लिखो सॉल्यूशन, और अगले लाइन पे बैलेंस शीट बनानी है, बट इसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिगिनिंग ऑफ द ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से बनाया हुआ बैलेंस शीट नहीं है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है। सो वी कॉल इट एज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 23, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, prepare it for 8 lines. Prepare it for 8 lines. Liabilities, assets, liabilities, assets। अरे कुछ एडजस्टमेंट भी है, यहां पे दिया हुआ मिल्खा सिंह ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर,
ही वॉन्ट्स टू चार्ज 5% डेप्रीसिएशन आरडीडी। याद रखना, एडजस्टमेंट ये सब ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं, और ईयर एंड एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो एडजस्टेड फिगर्स ही होते हैं। सो ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, इनको क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। सो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं, एंड ऑफ द ईयर में आएगा। सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा सीधा एसेट को एसेट में लिख दो, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में। चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहला आइटम क्या है? स्टॉक है। लिखो 8500। स्टॉक 8500। स्टॉक के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है? डेटर्स 10500। डेटर्स 10500। डेटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है? फर्नीचर 5000। फर्नीचर 5000। और ऊपर देखो, फर्नीचर के बाद बिल्डिंग है। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग है, चेक करो बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग है? बिल्डिंग ऑफ 12000। बिल्डिंग के बाद है कैश। कैश कितना? 500 कैश है। बैंक बैलेंस है। डेबिट का मतलब तो बैंक बैलेंस ही हुआ ना, 1000 रुपीज का बैंक बैलेंस। और एक क्रेडिटर्स भी बोला है ना, ये बाजू बैंक लिखा है वही लाइन पे लिख दो लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में बैंक लिखा है वही लाइन पे लिख दो। ये रहा क्रेडिटर्स 3800। 3800। गेट द टोटल। 8500 प्लस 10 19, 19 प्लस 19000 प्लस 17000, फिर उसके बाद में 1500। इज दिस 37500? 37500 लिख दो इधर। राइट, 37500। 37500 माइनस 3800, 33700। सो ये मेरे को कैपिटल मिल गया बिगनिंग ऑफ द ईयर। कैपिटल बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 33700। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। सर्कल इट। बैलेंसिंग फिगर को सर्कल करने का, सर्कल इट। चलो अभी आगे नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। ऑन द रेड लाइन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन 31st March 2024। 31st March 2024। In all, make it for 10 lines। दस लाइन का बना लो, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड कर लेंगे। पहले तुम 10 लाइन तो बना लो। इफ रिक्वायर्ड विल एक्सटेंड इट, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो एडजस्टमेंट्स भी आएंगे। लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है स्टॉक। आर यू ऑल रेडी विद द फॉर्मेट? सबसे पहला आइटम है स्टॉक 10200। स्टॉक है 10200। स्टॉक के बाद में नेक्स्ट आइटम आ गया डेटर्स। अरे नीचे आरडीडी देखा था मैंने। सो लिखोगे डेटर्स 15000।
और यहाँ पे देखो आरडीडी कितना परसेंट दिया है मैंने, 10%, सो माइनस आरडीडी, minus RTD 10%, that is 1500, so 13,500. फिर उसके बाद डेटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 12,000, बट दोनों के साथ डेप्रिसिएशन का रेट है। फर्नीचर इनर कॉलम में लिखना 5000, एक लाइन छोड़ के लिख दो बिल्डिंग, इनर कॉलम में राइट 12,000, और नीचे अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देके रखा है, लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग ऑल्सो। चेक करो फर्नीचर का क्या रेट दिया हुआ है, फर्नीचर का 10% है और 5% ऑन बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग पे 5%, 10% ऑन फर्नीचर, तो 500 माइनस हो गया 4,500, एंड 5% का मतलब कितना हो गया 600, दैट गिव्स यू 11,400। चलो बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आइटम ऊपर चेक कर दो, नेक्स्ट आइटम अपने पास है कैश 500, और ये 1500 का क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। पहले तो लिख दो कैश 500, और लाइबिलिटी साइड में कैश वाले लाइन पे ही लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,500, और सब हो गया अपना खत्म। क्रेडिटर्स एक बच गया, क्रेडिटर्स कितना है 4,900 का क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 4,900, सब हो गया अपना कंप्लीट। मेरे को नीचे ड्राइंग्स दिया हुआ है, बट ड्राइंग्स तो कैपिटल के साथ का एडजस्टमेंट है, वो कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा मैं, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा कंपैरिजन के लिए, उसमें एडजस्ट करूंगा। चलो लिखो एसेट साइड का टोटल कितना है 10,200, 13,500, 4,500, 11,400, फिर 500, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, बराबर है क्या 40,100 है, 40,100, और ये 40,100 में से माइनस 4,900 एंड माइनस 1,500, यू गेट 33,700। ऊपर कितना आया था, सेम आया था, तो कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ तो बदलना पड़ेगा। रुको 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 रुको, सेम नहीं होना चाहिए, आंसर भी तो सिखाने के लिए भी चाहिए ना कुछ। नहीं ड्राइंग्स वाइंग सब बराबर है, खाली एक काम करो, वो कैश कितना लिखा था 500 ना, इसको 600 का मेक दिस एज 600, तो ये 40,200 हो जाएगा, और कोई ज़्यादा कैंसिलेशन भी नहीं, इसको 1 को तो घुमा के 2 कर सकते हैं। 40,200 में से माइनस करो, बोलो कितना आएगा 33,800, 33,800 कैपिटल। ये क्वेश्चन में 600 ही था, मेरे को दिखाने बराबर से समझाना, वो 500 जैसा ही दिखा। ठीक है, हो गया कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल मिल गया। कितना ओपनिंग कैपिटल, और ये कितना 33,800। अभी डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना, अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। लिखो राइट ऑन कैपिटल अकाउंट 4 लाइन्स, एक कैपिटल अकाउंट बना लो 4 लाइन्स का।
कैपिटल अकाउंट ऑफ 4 लाइन्स। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज में होता है तो ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ही होगा। पहला बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। हाँ, बाय बैलेंस बीडी जरा चेक करके बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है अपने पास। 33,700 33,700 ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग बैलेंस मिला ना अपने को, कितना मिल गया? यस एवरीबॉडी, 33,800 मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। अभी एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, सबका रेडी हो गया यहां तक? एक एडजस्टमेंट और बचा हुआ है, ड्राइंग्स। सब 12th पास ही है ना, 12th तो सबने दिया है ना, तो बोलो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में कौन से बाजू लिखते हैं? क्या बोल रहे हो? डेबिट साइड में लिखते हैं ना। मिल्खा सिंह ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 5,000। सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दो ड्राइंग्स, क्योंकि एंट्री आती है कैपिटल टू ड्राइंग्स। लिख दो ड्राइंग्स 5,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 5,000 का, ड्राइंग्स विड्रॉल्स के बाद है क्लोजिंग बैलेंस। सो अब मैं क्लोज करूंगा। ये हो गया 38,800, 38,800 और माइनस करो, डिफरेंस बोलो कितना आ गया? इज दिस 5,100? जब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? और डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, बोलेंगे नेट लॉस। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है ना, डेबिट से पीएनएल के क्रेडिट में जाता है, फिर पीएनएल के डेबिट में नेट प्रॉफिट आता है ना, वो कैपिटल के क्रेडिट में ही जाता है। तो ये आएगा बाय नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट में डिफरेंस आ जाता है ना तो हम लोग बोलते थे नेट लॉस। ये लो नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने। लेकिन क्या है, वो सिंगल एंट्री वाला जो बिजनेसमैन है ना, जिसको अकाउंट्स नहीं आता, उसको हम लोग ये बताएंगे ना कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट 5,100 है, देखो हमने बनाया, तो बोलेगा बहुत अच्छा डिजाइन बनाया आपने, इट्स अ वेरी गुड डिजाइन। और पेज बचाने के लिए देखो बीच में लाइन भी बनाया है, थोड़ा इधर लिख दिया थोड़ा इधर लिख दिया, उसको इतना ही समझेगा। जिसको अकाउंट्स नहीं समझता उसके लिए डिजाइन वर्क है, और स्पेस बचाने के लिए बोलता है बीच में भी लाइन बना दिया, तो उसको स्टेटमेंट बना के समझाना पड़ेगा। उसको ये नहीं देंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024, 31st March 2024, 4 लाइन्स, 4 लाइन का एक स्टेटमेंट बना दिया। ये कैपिटल अकाउंट से बनाऊंगा स्टेटमेंट। I'll use this capital account। हाँ, कैपिटल अकाउंट को कुछ नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देने का। ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, सबका स्टेटमेंट रेडी है। स्टेटमेंट में मिडिल पार्टीशन क्यों किया? मैंने तो नहीं किया है। स्टेटमेंट में भी मिडिल पार्टीशन, पेज को फोल्ड करके बराबर लाइन बनाया है। देखो सुनो, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का मतलब है, स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से, सेम साइड ऐड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑपोजिट साइड माइनस करेंगे, तो मिल जाएगा ना नेट प्रॉफिट। अरे इट इज सो सिंपल, 33,800 प्लस एंड माइनस, तो अपने को प्रॉफिट ही मिलेगा। सो लिखो क्लोजिंग कैपिटल, राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल, $33,800। सेम साइड डेबिट साइड, डेबिट डेबिट ऐड होता है, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर,
एट ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है 5000, ये हो गया 38,800 लेस, ये हो गया ना, ये दोनों हो गया ना, तो अब ये लेस ही तो करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल 33,700, so 5,100. This is net profit for the year. Net profit for the year. सो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया और ये स्टेटमेंट बना के अब मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं उसको समझा सकता हूँ कि तुम्हारा एंड ऑफ द ईयर में ना ड्राइंग्स के बाद कैपिटल कितना था 33,800, इसका मतलब तुम घर पे लेके गए 5,000, अगर 5,000 घर पे लेके चले गए, अगर वो घर पे नहीं लेके जाते तो तुम्हारा एक्चुअली कैपिटल कितना था, तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल कितना था 38,800, और बिगनिंग ऑफ द ईयर में तुम्हारा कैपिटल था कितना 33,700, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में 33,700 था, एंड ऑफ द ईयर में 38,800 हो गया, इसका मतलब है 5,100 तुमने कमाया है, 5,100 you have earned. Have you got it? So this is how the problem is to be solved. ये जो मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, लिखते समय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे क्योंकि ये एस्टिमेटेड है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बनाई है विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो क्लोजिंग होते हैं ना, डेप्रिसिएशन तो एंड ऑफ द ईयर होता है, आरडीडी क्लोजिंग एडजस्टमेंट है, ये बिगनिंग ऑफ द ईयर का थोड़ी है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही दे रखी है, जो डेटर्स भी दे रखा है वो अपने को आरडीडी माइनस करके ही दे के रखा है, वो सब अपने को एडजस्टेड फिगर्स ही है। ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना ये क्लोजिंग के होते हैं, इनका नाम ही होता है क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट मत कर देना। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के साथ बनाई तो एडजस्टेड कैपिटल मिला, कौन सा कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल मिला। ऐसा एडजस्टेड ड्राइंग्स भी माइनस ही था इसमें, ये ड्राइंग्स भी माइनस ही था एक्चुअली। अगर मैं इनर कॉलम बनाऊं ना तो ये 30 कितना 38,800 है, 38,800 माइनस ड्राइंग्स का फिगर आउटर कॉलम में आया है 5,000, समझा गया। ये पूरा एडजस्टेड फिगर मिला मेरे को क्योंकि मैंने एडजस्टेड बैलेंस शीट बनाई है, तो ये एडजस्टेड बैलेंस शीट का मतलब है सब एडजस्टेड फिगर मिल गया, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल मिल गया, फिर मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया ताकि मेरे को नेट प्रॉफिट मिले, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऐसे देखोगे तो तुम बोलोगे 100 रुपया कमाया, 33,700 ये 33,800 ये, तो बोलोगे 100 रुपया नेट प्रॉफिट, 100 रुपये नहीं 5,000 घर पे तो लेके गया ना, कहाँ से लेके गया, कमाया वही तो लेके गया। तो फिर ये अकाउंट बना के मालूम पड़ा कि क्लोजिंग 33,800 है, लेकिन 5,000 ले जाने के बाद 33,800 है, इसका मतलब है एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल कितना है, वो तो ड्राइंग्स माइनस होने के वजह से 33,300 हो गया, और उसको जब ओपनिंग से कंपेयर किया तो मालूम पड़ा नेट प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया नहीं 5,100, और इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ये पहला सिंपल एग्जाम्पल, बट दिस सिंपल एग्जाम्पल कैन कम इन एग्जाम, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा बनाया वो नहीं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन केम फॉर 4 मार्क्स। ये 4 से 6 मार्क का अभी भी आ सकता है एग्जाम में। ये जो मैं तुमको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ ऐसे ही खुद के बना के नहीं दे रहा हूँ, 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, एंड फॉर अस एवरी सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट। ये पहला इलस्ट्रेशन था, ऐसा मैं टोटल 2 और कराऊंगा, और 2 इलस्ट्रेशन कराऊंगा तो एकदम कॉन्क्रीटली अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें ज़्यादा थियरी है ही नहीं ना, क्या थियरी, तो बता दिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में 2 टाइप के इनकम्प्लीटनेस होते हैं, एक तो हाईली इनकम्प्लीट, एक रीजनेबली कंप्लीट, बराबर, एक नालायक एक महानालायक, और कुछ नहीं। एक बच्चा होमवर्क किया है लेकिन आधा किया, बुक भी लाया, दूसरा बोलते हैं घर पे है बुक। घर पे बुक बोलने का मतलब है मेरे को भी हंसी आती है उसको भी हंसी आती है, बुक भूल गया, घर पे बुक नहीं बुक भूल गया, तो महानालायक। नालायक तो दोनों है, काम तो दोनों ने नहीं किए, तो इधर भी वही है, कंप्लीट इनकम्प्लीट ही है, हाईली एंड
रीजनेबली, बट कंप्लीट थोड़ी बोला, हाईली इनकम्प्लीट, रीजनेबली इनकम्प्लीट, बट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हो जाता तो सिंगल एंट्री से बाहर आ जाता ना, सिंगल एंट्री बोलते हैं नहीं इसको हम लोग। सो टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलोगे, सिंगल एंट्री डबल एंट्री? नहीं, सिंगल एंट्री कोई सिस्टम ही नहीं है। टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग इज कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट्स गो फॉर द सेकेंड इलस्ट्रेशन। जगह है क्या इसके नीचे? हाँ तो इधर ही शुरू कर दो, इलस्ट्रेशन 2। Illustration number 2. Find out net profit earned by Mr. Modi for the year ended for the year ended 31st March 24. The details given as under. The details given is as under. Details given is as under. First line close करो, particulars. और particulars के नीचे लिखना चालू करोगे। Factory premises, stock, creditors, debtors, bank overdraft, and cash. Bank overdraft and cash. Draw two columns. First April 23, (31st March 24), 31st March 24, factory premises 20,000, 20,000 both the years, stock 6,000 and 16,000, creditors 5,000 and 4,600, and debtors 15,000 and 17,000. Bank overdraft 2,000 and 2,500. Cash 1,000 and 500. 1,000 and 500. Right below this, सबका हो गया क्या लिख के? नीचे लिखोगे एडजस्टमेंट्स। Adjustment number 1. Provide interest on capital
Provide interest on capital and charge interest on drawings. Provide interest on capital and charge interest on drawings. At the rate 10% per annum. At the rate 10% per annum. Number 2, additional capital introduced. Additional capital introduced on 1st October 2017. 17 ईयर कौन सा अपना 23. On 1st October 2023, rupees 10,000. Rupees 10,000. Number 3, drawings during the year. Drawings during the year. Amounted to rupees 500 per month. Amounted to rupees 500 per month. नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये हो गया लिख के. अगला एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्रीमाइजेस. At the rate 5%. Number 5, provide outstanding rent. Rupees 300 and provide RDD. 5%. RFDD 2%. RDD 5% and RFDD 2%. चलो डन. प्रॉब्लम रेडी अपना. ये जो जो एडजस्टमेंट्स है, एक मिनट है. एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ये जो पहले 4 एडजस्टमेंट है ना, ये तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है. सबसे पहले ये जो 4 एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्राइंग्स, ये जो पहले 3 एडजस्टमेंट है, 4 नहीं, पहले 3 एडजस्टमेंट जो है ना, ये तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे. ये तो बैलेंस शीट में आते ही नहीं. हाँ, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन आ जाएगा. ये भी क्लोजिंग में है, ओपनिंग में नहीं. डेप्रिसिएशन आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, और एक आरडीडी आ जाएगा. आरडीडी एंड आरएफडीडी ये बैलेंस शीट में आ जाएगा. और जो 1, 2, 3 है, ये तो कैपिटल अकाउंट में होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये सब कैपिटल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स हैं. क्योंकि मेरे को जो क्लोजिंग बैलेंस शीट मिलेगी वो तो क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा. पिछले प्रॉब्लम में भी देखो ना, ड्राइंग्स माइनस होने के बाद मिला था. तो ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, ये सब एडजस्ट होकर एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा. हाँ, वो एडजस्टेड कैपिटल का और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ज़्यादा डिस्क्लोजर देखने के लिए, और कुछ नहीं. चलो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते. ओपनिंग बैलेंस शीट तो इजी काम है. राइट ऑन सॉल्यूशन.
Opening statement of affairs. Opening statement of affairs. As on 1st April 2023, not many items, just prepare it for 6 lines. ज़्यादा आइटम्स है ही नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट में. Prepare it for 6 lines. Liabilities, assets. चलो लिखे क्या? Are you all ready with this opening balance sheet? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहला फैक्ट्री प्रेमाइजेस स्टॉक लिखो. फैक्ट्री प्रेमाइजेस 20,000, स्टॉक 6,000. फैक्ट्री प्रेमाइजेस 20,000. स्टॉक 6,000. क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड उल्टा लिखा करो, नीचे से लिखा करो, क्योंकि ऊपर मेरे को कैपिटल लिखना होता है. क्रेडिटर्स 5,000. क्रेडिटर्स के बाद क्या आ गया? डेटर्स. डेटर्स 15,000. डेटर्स 15,000. डेटर्स के बाद शायद बैंक ओवरड्राफ्ट था. कितना बोल रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000. ये लो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया 2,000. फिर है कैश 1,000. कैश 1,000. So 15 plus 1 16, 22 plus 20 is 42,000. Asset side 42,000 minus 2 and minus 5 gives you 35,000. सर्कल करना, बैलेंसिंग फिगर्स हमेशा सर्कल किया करो, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा क्या दिया था क्या फाइंड किया. कैपिटल अकाउंट, ये मिल गया ओपनिंग कैपिटल. अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट डाउन ऑन इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, नो नीड ऑफ लिविंग एनी लाइन्स. Statement of affairs. Statement of affairs as on 31st March 2024. Close the first line. एक बार 8 लाइंस का बना लो, उसके बाद देखते हैं. एट लाइंस का तो बना के रखो, बाद में जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड कर लेंगे. प्रिपेयर इट फॉर 8 लाइंस.
एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 तो देखना ही नहीं है अपने को तो 4 5 6 देखना है, और 4 5 6 में भी सबसे पहले नंबर 5 को टिक मार दो। नंबर 5 को टिक मार दो। आउटस्टैंडिंग रेंट बाद में भूल जाओगे, पहले ही लिख दो। ये सेकंड लाइज जस्ट अबाउट द टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 300। हाँ चलो ऊपर जाओ। फर्स्ट आइटम अपने पास है फैक्ट्री प्रीमाइजर्स 20,000। लिखो फैक्ट्री प्रीमाइजर्स, लेकिन इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन है इस पे। फैक्ट्री प्रीमाइजर्स 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द रेट? 5% दिया है। 5% से इज दिस 1,000, सो ये हो गया 19,000। 19,000 ये लो, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। फैक्ट्री प्रीमाइजर्स के बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास है स्टॉक। स्टॉक है 16,000। हाँ स्टॉक के बाद में नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इधर उल्टा चलोगे। क्रेडिटर्स कितना, 4,600। हाँ क्रेडिटर्स के बाद में नेक्स्ट है, क्रेडिटर्स के बाद देखो नेक्स्ट आइटम डेटर्स है 17,000। डेटर्स इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि मैंने दो एडजस्टमेंट देखे हैं। मेरे को बताओ पहले दो आइटम्स है आरडीडी एंड आरएफडीडी, पहले क्या माइनस होता है? पहले आरडीडी माइनस होता है, माइनस आरडीडी कितना 5%। 5% कितना आ गया 850, 16,150। अब आरएफडीडी कितना परसेंट है, 2%। 16,150 into 2% gives you 323। 323 कितना आ गया 15,827। 15,827। चलो ये तीन एडजस्टमेंट तो हो गए अपने। अब उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500 एंड कैश है 500। कैश 500 और बैंक ओवरड्राफ्ट तो उल्टा चलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 2,500। 2,500 ये लो हो गया। वो सब हो चुका है, वो कैश में आ चुका है क्योंकि कभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल कभी इंट्रोड्यूस हुआ है और ये कभी बना रहा है एंड ऑफ द ईयर ना, तो आ चुका है ये कैश में। उसमें से कुछ खर्चा भी हो चुका है। बोलो एसेट साइड का टोटल बताओ मेरे को। 51,327 बराबर है क्या? 51,327 और बोलो कैपिटल 43,927। यहां पे लिखोगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मिल गया, लेकिन अब मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। हाउ दिस ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों अराइव कैसे हुआ? जो क्लोजिंग कैपिटल का फिगर है ना, ये 43,927 कैसे आया, उसका एक अपने को रिकंसिलेशन हो जाता है। वी आर एबल टू रिकंसाइल कैपिटल अकाउंट।
प्रिपेयर इट फॉर 6 लाइन्स। छह लाइन का कैपिटल अकाउंट बना लो। मेरे 3 इलस्ट्रेशन से क्या है ना, फर्स्ट मेथड अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाता है, और वो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है। ये सारे इंस्टीट्यूट के आए हुए क्वेश्चन है। पहला मेथड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हम लोग एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू लॉट ऑफ थियरी, इट्स बेटर टू डू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यस, आर यू ऑल रेडी विद दिस? मेरा ओपनिंग कैपिटल सबका यहां तक हो गया क्या? मेरे 3 एडजस्टमेंट्स बाकी है जो डॉट्स डाल रखे हैं मैंने। 3 एडजस्टमेंट में कंप्लीट कर चुका हूं। मैंने ये 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिए। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आरडीडी एज वेल एज आरएफडीडी। ओपनिंग कैपिटल है 35,000 और क्लोजिंग कैपिटल है 43,927। मैं जा रहा हूं एडजस्टमेंट्स पे। मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट पिकअप करता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 3, ड्राइंग्स। कितना है पर मंथ? तो 500 इंटू 12 करेंगे तो 6,000 लिख दो। 6,000 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सर, वाई ड्राइंग्स ऑन द डेबिट साइड? एक्चुअली ड्राइंग्स की 2 एंट्री आती है। सुनो, ड्राइंग्स की पहली एंट्री आती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी एंट्री आती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। समझा क्या? इसलिए ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखता है। जब हम ड्राइंग्स करते तब हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स टू कैश। कितना? 6,000। ड्राइंग्स के बाद में मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अरे घर से बिजनेस में पैसा आया तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना आया? व्हाट इज द अमाउंट गिवन? ऑन विच डेट? 1 अक्टूबर। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 24 इज द ईयर एंडिंग। 1 अक्टूबर को आया, मतलब 6 मंथ्स हो गए ये पैसे को यूज कर रहे हैं। सो लिखो कैश बैंक टू कैपिटल बोला ना, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश बैंक 1 अक्टूबर। बाय कैश बैंक 1 अक्टूबर। डेट क्या है? 23। द रीजन आई एम सेइंग वाई टू राइट दिस डेट, बिकॉज ये ओपनिंग कैपिटल है ना 35 का। ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक था, तो इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन ये 10,000 तो अक्टूबर में आया, तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है। सो लिखो, नीचे जगह है अपने पास, अगले लाइन पे लिखो। कैपिटल अकाउंट के बाद लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है 35,000 का। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द प्रॉब्लम? मैंने कितना रेट दिया हुआ है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 10% इंटू 10% पूरे साल का ये तो, और ये रेट पर एनम की रेट सी होती है। सो 3,500। लेकिन और 10,000 हमने अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया है, तो अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना ही पैसा यूज किया ना। अगर हमने ओनर का पैसा 6 महीना यूज किया तो उसको इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही देंगे। सो इंटू 6/12 बोलो कितना हो गया? 500। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू 4,000। अगर किसी और से हमने लोन लिया होता, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता ना। वैसे ही ओनर ने भी तो पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो वो बिजनेस के लिए तो ये भी एक्सपेंसेस ही है।
क्या खाली दूसरे लोन हम पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश बैंक, यहाँ पे पे नहीं करते, कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। सो एंट्री पैसा बिजनेस में ही रह जाता है, एक्सपेंस भी बुक हो जाता है और वहां पे कैपिटल बढ़ जाता है। तो एंट्री क्या बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर बाहर से लोन लिया होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग, अगर पे कर दिया तो कैश बैंक, पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। लेकिन ये बाहर का पैसा नहीं, ओनर का खुद का है ना, घर का पैसा है। तो बिजनेस और घर अलग होते हैं। जब कोई बिजनेस करता है तो घर पे बोलेंगे मिस्टर ए, और बिजनेस में उसको बोलेंगे मेसर्स ए एंड कंपनी। तो हम तो बुक्स बिजनेस का लिख रहे हैं ना, तो बिजनेस बोलता है पैसा तो आया है, घर से आया है, किसी और से आता, घर से आता, मेरे लिए तो बिजनेस का पैसा नहीं है। Have you got it? Owner and his own business, these are two different persons. That's the reason capital और drawings की entry बनती है। When a person starts his own business, he is divided in two capacity. At home he is just Mr. A, and in business he is Messrs A and Company. और हम books Mr. A की नहीं लिख रहे हैं, Messrs A and Company की लिख रहे हैं। तो Messrs A and Company को Mr. A ने पैसा दिया, Mr. A ने मेसर्स ए एन कंपनी को पैसा दिया है। तो कोई और भी पैसा देगा तो बोलेगा इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। हाँ, लेकिन किसी और का और खुद का थोड़ा सा फर्क होता है। किसी और के लिए बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश बैंक या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन ओनर का खुद का पैसा होता है ना, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वी डोंट पे, वी क्रेडिट, वी डोंट क्रिएट अ लायबिलिटी ऑल्सो। आउटस्टैंडिंग में नहीं, कैपिटल को बढ़ा देते। सो इन एनी केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू क्या बोला, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, क्रेडिट हुआ ना। जाओ क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 नीचे किया है ना वर्कआउट। अच्छा, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अरे किसी को पैसा देंगे तो मिलेगा ना ब्याज। तो घर पे भी गया तो बिजनेस के लिए इनकम है। एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेकिन ड्रॉइंग्स तो अल्टीमेटली कैपिटल में ही आ जाता है ना, तो फिर हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेकिन यहां पे एक पंगा है, उसने 500 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया, तो पहला 500 अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो पहला 500 पे तो पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, दूसरा 500 अगले महीने में विड्रॉ किया रहेगा उस पर 11 मंथ्स का, तीसरे हर मंथ बोला है ना 500, 6000 रुपये एक साथ थोड़ी विड्रॉ किया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर विड्रॉ कर लिया 6000, ऐसा थोड़ी था, एवरी मंथ विड्रॉ किया है। तो एक 500 पे तो लगेगा 12 मंथ्स, एक 500 पे लगेगा 11 मंथ्स, 10 मंथ्स, और लास्ट वाले पे तो एक महीना। लेकिन अगर ये विड्रॉ करता है एंड ऑफ द मंथ में, तो Jan 31, सपोज ईयर Jan to December है, पहला 500 Jan 31 को विड्रॉ करेगा तो बोलेगा उस पर तो इंटरेस्ट 11 महीने का, और लास्ट वाले पे एक भी महीने का नहीं, लास्ट 31 दिसंबर को करेगा ना। हैव यू अंडरस्टूड? ये झमेला अमेला छोड़ो, अभी एक 500 रुपए का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते बैठेंगे। यहाँ पे रूल है, 3 रूल है एजम्पशन पे। इफ यू एज्यूम, एवरेज बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, एवरेज बेसिस। और एवरेज बेसिस पे कैसे, अगर ये एजम्पशन करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है तो 6.5 मंथ्स का कैलकुलेशन, कितने मंथ्स का, 6.5 मंथ्स। अगर ये एज्यूम करते हो कि एंड ऑफ द ईयर में एवरी मंथ विड्रॉ किया रहेगा, देन यू कैलकुलेट फॉर 5.5 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? और अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि एवरी मंथ में मिड में विड्रॉ किया है, 15th जनवरी, 15th फेब, देन 6 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? प्रॉब्लम ने कुछ बोला है क्या? कभी विड्रॉ किया, खाली बोला 500 रुपीज पर मंथ, कुछ नहीं बोला। तो एजम्पशन यह है कि इट इज विड्रॉन इन द मिड ऑफ द मंथ, इट इज विड्रॉन मिड ऑफ एवरी मंथ के मिड में विड्रॉ किया। अगर एवरी मंथ के मिड में विड्रॉ किया है ना, तो तुम एक 500 का कैलकुलेशन करोगे ना,
तो जो तुमको अमाउंट आने वाला है ना, वही अमाउंट सीधा 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कर लो, वही अमाउंट आएगा। किसी को डिटेल में सीखना रहेगा तो मेरा एक टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जिसके रिकॉर्डिंग्स पढ़े, कभी फुर्सत में रहेगा तो बोलना, ओपन करके दूंगा, उसमें सारा कैलकुलेशन बताया हुआ है। अब यहाँ पे वो कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, यहाँ पे सीधा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, एजम्पशन क्या करोगे, व्हेन नथिंग इज सेड ड्रॉइंग्स आर मेड मिड ऑफ द मंथ। वाई वी डू दिस एजम्पशन, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं दिया रहता तो यही एजम्पशन फॉलो करता है, तो एग्जाम इंस्टीट्यूट की देनी है ना। अभी तो रजिस्ट्रेशन नंबर ना, मैं बोलता हूँ ना, रजिस्ट्रेशन नंबर से मेंबरशिप नंबर आना चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, WRO नंबर, CA बनोगे तो मेंबरशिप नंबर आएगा ना। तो वो मेंबरशिप लेने के लिए जो इंस्टीट्यूट करता है वो फॉलो करने का। When nothing is said, what they do always assume drawings are made mid of the month. Drawings are made और मिड ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग्स हुआ है तो द कैलकुलेशन विल बी फॉर 6 मंथ्स। कितना विड्रॉ किया एवरी मंथ उसने, और टोटल अमाउंट 6000 हो गया। 6000 इंटू 10% इंटू 6/12, एक 500 पे नहीं, सीधा 6000 पे। बोलो कितना हो जाएगा, 300। दिस कवर्स ऑल एडजस्टमेंट्स। यहां पे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। चलो मारो टोटल, 50,227। डिफरेंस बोलो, 1,227। ये बाजू आ गया, क्या लिखूं, बाय नेट प्रॉफिट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। पिछले बार तो हार्डली कुछ था, इस बार बहुत कुछ है। सुनो सुनो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का। स्टार्ट इधर से करेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलोगे, क्लोजिंग कैपिटल कितना, 43,927। उसके साथ डेबिट साइड ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या है, सबसे पहले ऐड ड्राइंग्स, फिर उसके बाद ऐड क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वो बाजू जाना है, वो बाजू पहले ओपनिंग कैपिटल माइनस मत कर देना, माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस। अरे स्टार्ट क्लोजिंग से किया तो लास्ट में ओपनिंग आना चाहिए, और कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन का मामला है। तुम बोलोगे मैं तो ये बाजू करके वो बाजू कर देता हूं, चलेगा। मैं पूरा ये बाजू ऐड करता हूं, जो जो मेरे को दिख रहा है लाइन से, वो बाजू भी जो जैसे दिख रहा है वैसे चलेगा। आंसर तो वैसे ही आएगा, आंसर तो आएगा, बट एक लिखने का तरीका होता है कि स्टार्ट क्लोजिंग से किया तो एंड ओपनिंग होना चाहिए। सो ओपनिंग कैपिटल लास्ट में माइनस कर लें। चलो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2024, 8 lines। लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल है 43,927। साथ में ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 300। टोटल भी है ना 50,000 टू 27, टोटल मारा वही तो है। लेस, पहले ओपनिंग नहीं, पहले फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है 10,000। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, $4,000, और फिर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 35,000 था ना। $49,000 हो गया क्या? चलो आ गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। Net profit for the year 1,227. 1,227 net profit for the year. एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में कंटिन्यू करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन।